Good morning, students. This session is for class 8th. Today we are going to study chapter 7, Conservation of Plants and Animals. Students, in last sessions we have completed the exercise of chapter 6, that was combustion and flame. And I hope you have completed that chapter by yourself and you have note down the answers of the questions given in exercise of your NCERT book. Okay, so if you have any doubt, you can contact with us, you can discuss, you can ask your questions in comment. So today we are going to study the next chapter. You can see the chapter's name on your screen. Okay, so let us start this chapter. We are going to use the NCERT text in this session, and we will also use different methods to understand the similar concept in next classes. Okay, so first let us start with the NCERT. So you can see here, we saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lakshau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. So स्टूडेंट, यहाँ पे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट टाइप के जू या फिर नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी होगी. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर डिफरेंट और भी हमारे कंट्री में जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे ज़रूर गए होंगे एक दो बार. तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है प्रीवियस, उसको एक बार ज़रा सा हम लोग याद कर लेते कि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा था. ठीक है, वो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पुराना, वो हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व. सो स्टूडेंट्स, एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के क्या पर्पजेज हैं. और दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन सकता है, और वो है कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, बहुत ही रिलेटेड है नेचर से. तो आपको नेचर के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा. हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे नेशनल पार्क हैं और कहाँ कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे बताई जाएंगी. ठीक है, तो इससे पहले कि हम उन चीज़ों को स्टार्ट करें, सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं, बट यहाँ पे भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्या है, 7.1, ये है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. तो यहाँ पे देख सकते हैं, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स exist on the earth.
They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat of survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. The first one is procuring land for cultivation. Second, building houses and factories. Third one is making furniture और यूजिंग वुड एज फ्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं अर्थ पे बहुत सारी वेराइटी के एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं। और इन जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें से मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो हमारे जंगल्स या फिर आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट में ही अपना को सरवाइव करते हैं। इसका मतलब उनकी लाइफ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे ट्रीज़ हैं, उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे ट्रीज पे फ्रूट मिलता है तो उनको खाने को मिल जाता है। बीच बीच में वाटर टैंक्स होते हैं तो वहाँ पे वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं आप, तो वहाँ पे मिलते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में ही अपना सर्वाइवल देखते हैं। बट यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनको अपने सर्वाइवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो डिफॉरेस्टेशन आप जानते हैं इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल में हम लोग जो ट्रीज होता है उसको कट कर देते हैं, काट लेते हैं और जो हमारा जो वहाँ का जो लैंड होता है उसको क्लीन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमारे एम हो सकते हैं, ठीक है, जो पर्पज़ हो सकते हैं बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ पर्पज़ यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज़, वहाँ पे घर बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं। थर्ड मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, तो या तो फर्नीचर बनाते हैं, जो ट्री है उसको कट करके फर्नीचर बना सकते हैं, या फिर उस पेड़ की लकड़ियों से हम लोग जो लकड़ियां हैं उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं जला के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट। तो कुछ नेचुरल कॉजेज भी हैं डिफॉरेस्टेशन के, जिनमें से जो फॉरेस्ट फायर है, आप जानते हैं जंगलों में आग लग जाती है और बहुत ही भयानक होती है वो आग, उसमें बहुत सारे जंगल जल जाते हैं। सेकेंड सीवियर ड्रॉट, कभी कभी सूखा पड़ जाता है बहुत भयानक, तो उससे भी वाटर की कमी से बहुत सारे हमारे प्लांट जो होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और सूख जाते हैं। तो ये जो दो रीज़न्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये नेचुरल रीज़न है, जबकि आपके सामने कुछ हमारे अपने रीज़न भी हमने दिखाए थे वो नेचुरल नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो ये हो गए डिफॉरेस्टेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 7.1 क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो यहाँ पे क्या करना है कि और भी जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, उसके कॉजेज़ के में लिस्ट बनाने की, कौन कौन से ऐसे कॉज है जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। कुछ कॉजेज़ यहाँ पे बुक में आपके दिए हुए हैं, कुछ कॉजेज़ आप अपने से लिखेंगे। ओके, सो आई होप कि आप ये टेबल ज़रूर बना लेंगे और यही आपको यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है आज का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो चलिए समझ लेते हैं कि व्हाट आर कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। तो यहाँ पे पहेली एंड बूझो रिकॉर्ड the consequences of deforestation and they remembered that deforestation increases the temperature and pollution
लेवल ऑन द अर्थ। तो डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है इसका जो टेम्परेचर है और पोल्यूशन लेवल इसको इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ग्राउंड वाटर लेवल also gets lowered, and they know that the deforestation disturb the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as flood and drought. तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो पढ़ा था उसी का यहाँ पे आंसर दे रहे हैं हमारे जो प्रोफेसर अहमद हैं। वो बता रहे हैं कि अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते चले गए तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होगा। तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट में टेम्परेचर हमारे जो एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ हो जाएगा, पोल्यूशन इंक्रीज़ होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज़ होगा और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो लोअर्ड एंड लोअर्ड होता चला जाएगा, मतलब बहुत गहराई में ज़्यादा चला जाएगा, जिससे कि वाटर जो लेवल है बहुत नीचे हो जाने से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, हमको अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके अलावा इससे जो बहुत ही डेंजरस है वो नेचुरल क्लैमिटीज़, जो प्रकृति की जो क्लैमिटीज़ हैं जैसे फ्लड हुआ, ड्राउट हुआ, ये सब भी आने के चांसेस हैं रहते हैं। ठीक है, और हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है ये सब हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप ये, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लेड टू फ्लड ऑन द अदर हैंड। तो बोल रहा है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो एक तरफ कहीं ना कहीं रेनफॉल हमारी रिड्यूस होती है, मतलब बारिश कम होती है, और दूसरी तरफ बाढ़ आने का भी खतरा रहता है। ये कैसे होता है, तो ये एक साथ इसको पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे देख सकते हैं, recall that plants needs carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर यूज़ नहीं हो एनवायरनमेंट से, इसका मतलब उसका अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ करेगा, एंड दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ग्रैब्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस could cause drought। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती चली जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। तो यहाँ पे जो भी सनलाइट इंसिडेंट होती है अर्थ सरफेस पे या किसी और सरफेस पे, तो वो जो होता है वो वापस रिफ्लेक्ट होके जब जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो हाई रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि जो बर्फ है उसको मेल्ट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वजह से बारिश कहीं कहीं पे होती ही नहीं है और कहीं पे बहुत
ज़्यादा होती है, जिससे कि कहीं कहीं पे बाढ़ और कहीं कहीं पे ड्रॉट सूखा पड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। Physical properties of soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7th how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hard and rocky layers. This soil has less humus and less fertile. Gradually, the fertile lands gets converted into deserts. It is called desertification. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे नंबर ऑफ ट्रीज कम होने से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मीन्स क्या होता है कि जो हमारे जो अपर लेयर होती है जो सॉइल की, वो वाटर के साथ जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, और लोअर जो हार्ड और रॉकी लेयर होती है वही बच जाती है। अब ये जो सॉइल होती है ये लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल होती है, और अगर ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहा तो धीरे धीरे ये जो हमारा सॉइल है ये डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन। ओके, सो सॉइल का डिज़र्टिफिकेशन नहीं हो, इसके लिए जो गवर्नमेंट है हमारी वो डिफरेंट स्टेप्स लेती है, और हमें चाहिए कि हम लोग फॉरेस्ट जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं करें, लोगों को बताएं। जो हमारे फार्मर्स हैं जिनके पास फील्ड है उनको ये बात बताना चाहिए कि क्या चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब जानना चाहिए और इसमें इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करना चाहिए हम सभी को। Again, you can see deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. So there are fluids and other properties of soil like nutrients, content, texture, etc. also change बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सॉइल पे भी डिफॉरेस्टेशन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सो नाउ वी कैन सी हियर वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स विल बी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो यहाँ पे आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि हमें फॉरेस्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप जानते भी हैं वुड है, आपके डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, ओके, पेपर्स यहाँ से बनते हैं, रॉ मटेरियल फॉर पेपर्स एंड अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लिस्ट में बना सकते हैं। तो उस लिस्ट को कंप्लीट करिए। अब यहाँ पे बताना है विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो क्या कंटिन्यू कटिंग ट्रीज से हमें इन सारे ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं इनमें कमी आने वाली है, मतलब कमी आएगी। सो एक्टिविटी 7.2 देखते हैं। Animal life is also affected by deforestation. How?
लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो आपको यहाँ बताना है कि एनिमल जो लाइफ है वो डिफॉरेस्टेशन से उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिखेंगे और सेंड करेंगे। ठीक है, दिए गए ईमेल आईडी पे। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, Paheli and Bujo are worried. They go to the Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. तो यहाँ पे इन पहेली और बूझे की हेल्प से, जो कि प्रोफेसर अहमद से पूछ रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है, आपको भी सेम थिंग बताने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। तो देखते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। क्या होता है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refer to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with environment। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं So you can see here, Professor Ahmed organized a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates। तो इनकी हेल्प से हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इन्होंने देखा। आपके पास जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उससे भी चीज़ों को फील कर सकते हैं, या फिर आप मैप में, गूगल मैप में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंट्री में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व, कौन कौन से जो है नेशनल पार्क हैं, तो आप इनको ढूंढ सकते हैं। तो देखते हैं, ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पचमार्ची बायोस्फीयर रिजर्व। ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स। तो इस जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें वैसे ही पेड़ मिलेंगे आपको जैसे कि कहाँ पे मिलते हैं, अपर हिमालय पिक्स पे। ठीक है, एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट में बिलोंग करते हैं। प्रोफेसर Ahmed believed that the biodiversity found her to unique. He requested Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains the prescribing areas preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. Madhuji explained to the children that apart from our personal efforts and efforts of society, government,
Agencies also take care of these forests and animals. The government lays down rules, methods, and policies to protect and conserve them. Wildlife sanctuaries, the national parks, biosphere reserve, etc., are protected areas for conservation of plant and animal present in that area. So these are the policies of the government. Now you can see about the wildlife sanctuary, the national park, the biosphere reserve. So let's see about these. To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve have been unmarked plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited. तो ये हैं हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज. अब इसमें देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है. सो एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम and their habitat. So this is wildlife sanctuary. This one is wildlife sanctuary. Second one is national park. देखते हैं नेशनल पार्क क्या है. Areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो ऐसे कंडीशंस को नेशनल पार्क बोलते हैं. थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व. तो आप देख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है. लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया. तो यहाँ पे देख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है जहाँ पे लार्ज एरिया प्रोटेक्टेड लैंड, यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ फॉर ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया. सो दिस वन इज So students, you can see here the biosphere reserve. Biosphere reserve means a large area of protected land for conservation of wildlife, plant and animals resources. Okay. तो यहाँ पे ये बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है ये बहुत लार्ज स्केल मतलब लार्ज एरिया में होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी में लगभग इनके जो एम हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिमिलर हैं. सभी का एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो एनिमल और प्लांट या फिर आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट को सेव करना ही है. बट इनमें कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे भी दिए जा रहे हैं. जैसे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के उनको उनके हैबिटेट में रखा जाता है. जबकि नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज. और बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन एरिया. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन सभी में क्या डिफरेंस है. इस सेम टॉपिक को हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे और हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट मेथड्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास. So thank you for watching this session. I hope you revising the topics. Student, try to make your own notes in your own word which will help you to revise the topics, the chapters during your examinations.
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।